Hello everyone and welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studies. Today we will discuss doctrine of epilepsy, so let's start. Doctrine of epilepsy was an annexation policy followed widely by the Lord Dalhousie when he was an Indian Governor General from 1848 to 1856. It was used as an administrative policy and the extension of British paramountcy. यानी डॉक्टर एपिलेप्सी को पहले इस्तेमाल किया लॉर्ड दलहूसी ने, जो गवर्नर जनरल रहा है 1848 टू 1856 तक। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, यानी बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। एनेक्सेशन पॉलिसी क्या होती है? ये ऑन द बेस ऑफ ट्रीटी टू गिव और सोल्ड थ्रू ट्रीटी, यानी कोई भी टेरिटरी देना या लेना थ्रू ट्रीटी। Doctrine of epilepsy, equipped with the idea of annex those states which have no heir for throne, will fall directly under the kingdom of the Britishers. यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी का ये मकसद था कि उन स्टेट्स को कैप्चर करना जिनके पास कोई अपना बच्चा ना हो, यानी दो स्टेट्स हु हैव अडॉप्टेड देयर सन। यानी अगर कोई बादशाह होता था, उसके पास कोई अपना बच्चा नहीं होता था कि वो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करता था, तो उसको ये हक नहीं दिया जाता था कि वो इसको तख्त पे बिठा दिया जाए। मेनली डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी अप्लाइड ऑन द थ्री स्टेट्स मोस्ट। ये तीन स्टेट्स पे मोस्टली अप्लाई हुआ। किन स्टेट्स पे? डिपेंडेंट स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थी। फ्री स्टेट्स यानी जिनका कोई किंग नहीं था। एंड थर्ड इज प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, यानी दो स्टेट्स हु हैव साइंड सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस पे मैंने पहले ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी वाज वन ऑफ द अंडरलाइंग फैक्टर दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी जो बगावत हुई 1857 में, उसके पीछे कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी। Those who have no child can adopt a child, will have right to your property and jewelry, but have no right on your throne. That territory will come under British. यानी अगर कोई किंग किसी बच्चे को अडॉप्ट करे तो उसको ये हक नहीं है कि वो उसको तख्त पे बिठा दिया जाए, बल्कि उसको ये राइट है जो भी उसके फोस्टर फादर ने जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसी पे हक है, लेकिन थ्रोन पे हक नहीं है उसको जो अडॉप्टेड सन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी का यही मकसद था कि अडॉप्टेड सन को बैन करना, यानी किसी को ये हक नहीं था कि वो अडॉप्टेड सन को तख्त पे बिठा दिया जाए। संतारा was the first victim of doctrine of epilepsy from Indian states, यानी संतारा जो थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी की फर्स्ट विक्टिम बन गई। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी के फीचर्स देखते हैं, यानी ये क्या था, इसकी खासियत क्या थी। Before the introduction of this doctrine of epilepsy, the princely states had a ritualized method of adaptation practiced for centuries. And here opponent would eventually be selected from the pool of candidates who were groomed for succession from an early age called bayats. यानी सदियों से ये रिवाज चलता आता था। जैसे मुग़ल डायनास्टी थी, उन्होंने अपनी रीन को कैसे संभाला, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आया। उन्होंने अपनी डायनास्टी को कैसे चलाया, यानी अपनी रीन को कैसे मजबूत रखा और आगे बढ़ाया। वैसे ही जो किंग डायनास्टी थी, ये अगर कोई बाप मर जाता था तो उसके बाद उसका बेटा बन जाता था, तो उसके बाद उसका बेटा बन जाता था, तख्त को संभालता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी को अप्लाई किया, इसकी वजह से ये रीन ही ख़त्म हो गई। यानी अगर किसी के पास कोई अपना बच्चा नहीं होता था तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता, तो उसको ये अलाउ नहीं था कि वो उसको तख्त पे बिठा दिया जाए। If the ruler died before adopting a successor, one of his widows could adopt a heir who would eventually accede to the throne. यानी अगर कोई बादशाह मर जाता था ये फैसला करने से पहले कि मेरे बाद तख्त पे कौन बैठेगा, तो उसकी जो वाइफ होती थी, विडो, वो तख्त को संभालती थी, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी और तख्त को संभालती थी। Once the doctrine of epilepsy came into place, the following challenges were faced by the Indian rulers. यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्सी के आने के बाद अब कौन से चैलेंज इंडियन रूलर्स फेस कर रहे थे। अडॉप्टेड सन वाज बैन्ड, जैसे कि मैंने कहा है कि अडॉप्टेड सन को बैन किया गया था।
ब्रिटिशर्स आल्सो डिड नॉट गिव कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। अगर ये किसी आदमी के पास कोई टेरिटरी लेते थे तो उसको ये बदले में कुछ मुआवजा नहीं देते थे, बल्कि ऐसे ही अपनी टेरिटरी को कब्जा करते थे। The adopted son would eventually inherit his foster father's personal property and estates। यानी adopted son को ये हक भी नहीं था कि वो तख्त पे बैठ जाए। जैसे कि मैंने कहा, फोस्टर फादर वो होता है जिसने ये बच्चा अडॉप्ट किया हो। जो इसके फादर ने प्रॉपर्टी और एस्टेट्स खरीदे हैं उन पे अडॉप्टेड सन को हक था, किसी और चीज़ पे हक नहीं था जो इसके बाप ने ना खरीदी हो। The adopted son would also not entitle to any pension that his father had been receiving। Pension, you guys know that अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो अगर वो मर जाता है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख होती है तो उसको 50-50 हो जाता है, यानी 50 डिपार्टमेंटल रखता है और 50 वो उसकी फैमिली को दिया जाता है। अडॉप्टेड सन को ये पेंशन भी नहीं देते थे उसके फोस्टर फादर्स की। Under the doctrine of plebiscite, any adopted son could not even proclaim as a heir to the kingdom। यानी adopted son को ये हक भी नहीं था कि उसको ऐलान कर दिया जाए कि ये तख्त पे बिठा दिया जाए। अब हम वो स्टेट्स देखेंगे जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेबiscite की वजह से कब्जे में आ गई, जिन पे ये अप्लाई हुआ था। The states of Santara 1848, Jaipur 1849, Sambalpur 1849, Bahat 1850, Udaipur 1852, Jhansi 1853 and Nagpur 1854 AD। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेबiscite के क्या असर हुए। Many Indian states lost their sovereignty and became British territories। यानी बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ने अपना पावर खो दी, अपनी फ्रीडम यानी इक्वालिटी खो दी और बन गई ब्रिटिशर्स टेरिटरीज। यानी अब ज़मीन जो थी वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी और इंडियन रूलर्स अब अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे थे। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द इंडियन प्रिंसेस। यानी अब लोगों में बहुत सारा हेट बढ़ गए, यानी अब जोश के मारे लोग इधर उधर घूम रहे थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। A lot of people were unhappy with the illegal nature of this doctrine of plebiscite and this was one of the cause of the Indian revolt of 1857। यानी बहुत सारे लोग अनहैप्पी थे इलीगल नेचर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेबiscite के, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेबiscite के थे वो बहुत क्रूअल थे इंडियन स्टेटस पे। ये एक बड़ा कारण रहा है जो बगावत हुई 1857 में। Nana Sahib and Rani of Jhansi has grievances against the British because farmer's pension was stopped by the British after his foster father died, and Rani's son was denied the throne by the British under the doctrine of plebiscite। नाना साहिब जो था ये एक अडॉप्टेड सन था, इसको ये डिनाई किया गया था पेंशन देने के लिए। एंड रानी जो थी जिसको हम लक्ष्मीबाई कहते थे, इसने अब अपने बच्चे को अडॉप्ट किया था तो इसको भी ये इजाज़त नहीं दिया गया कि उसको तख्त पे बिठा दिया जाए। फिर आपने लक्ष्मीबाई यानी रानी ऑफ झांसी के ड्रामा को देखा ही होगा, इस पे एक बहुत बड़ा ड्रामा बन गया है, आप जाकर देखना। वो देखकर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे जो लक्ष्मीबाई थी फिर उसने खुद ही वो अपने थ्रोन पे बैठ गई और सल्तनत को चलाया। Dalhousie returned in Britain in 1856 after the Indian revolt broke out in the 1857। जो डलहौसी था ये ब्रिटेन में रिटर्न हुआ 1856 में, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, ये भाग गया था। His governance was widely criticized as one of the cause of the rebellion। यानी इसकी जो गवर्नेंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट, इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया और बगावत शुरू हुई। अब अगला लेक्चर जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 पे होगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हो, उसके काजेज़ क्या थे, इसकी इंट्रोडक्शन हम सभी जानेंगे वहीं पे। सो थैंक्स।